तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग इस लॉकडाउन में घर में रह करके जो पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सभी विद्यार्थियों को और जो नहीं भी कर रहे हैं पढ़ाई उन लोगों को भी ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप लोग जो हैं विशेषतः कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में जहाँ तक तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए विशेष फोकस अभी का है। आज का जो टॉपिक्स है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इससे संबंधित पिछली क्लास में मैंने आप सबों को बहुत सारी जानकारियाँ ग्लोब से संबंधित दिए हुए थे, अक्षांश के बारे में बताए थे और अक्षांश रेखा के बारे में भी बताए थे। मैं एक छोटी सी सारांश के तौर पर आप लोगों को पिछली क्लास की जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ग्लोब जहाँ तक बताया गया था कि ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, पृथ्वी का एक नमूना है। पूरे पृथ्वी का वर्णन अगर किसी में किया जाता है तो वो है ग्लोब। अब ग्लोब में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं अक्षांश रेखाएँ होते हैं जो बाएँ से दाएँ खींची हुई है, वो अक्षांश रेखा के बारे में बताया गया था और अक्षांश के बारे में भी बताया गया था। तो पृथ्वी को दो भागों में जो डिवाइड करता है, दो गोलार्धों में जो विभाजित कर रहा था, उसको हम लोग बताए थे भूमध्य रेखा। उसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं क्योंकि हम इसका अर्थ भी बता चुके थे, इक्वल से बना हुआ है ये वर्ड। और इसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। और विशेष रूप में जो है इस भूमध्य रेखा से जो 0 डिग्री अक्षांश है, उस 0 डिग्री अक्षांश से प्रत्येक एकक डिग्री के अंतराल पर एकक रेखाएं खींची गई है। और इस प्रकार से नॉर्थ पोल तक, उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव तक जो है 90 जो हैं डिग्रियां अंश का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से कुल अक्षांशों की संख्या, हम पीछे क्लास में भी आपको बताए थे कि कुल अक्षांशों की संख्या बात करेगा तो यहाँ टोटल जो है वो 0 से लेकर के 90 उत्तरी नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक जो है 90, ठीक है। तो दोनों तरफ से 90 180 प्लस एक भूमध्य रेखा बराबर 181। कुल अक्षांशों की बात करेगा तो 181 है। जबकि अक्षांश रेखा की बात करेगा तो वो हमारा हो जाएगा इसमें 181 में जो है 2 माइनस हो जाएगा, अर्थात 179 हो जाएगा। ये 2 माइनस कहाँ से किए थे उस दिन भी बताए थे कि ये जो 90 डिग्री पर जो है वो एक रेखा का निर्माण नहीं करता है, वो एक बिंदु का निर्माण करता है। तो इस आधार पर जो है अक्षांश रेखाओं की क्वेश्चन रहेगा तो 179 बोलेंगे, ठीक है। और अक्षांशों की बात करेगा तो 181 हो जाएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता था, इसमें बताया गया था कि आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ा, उसके बारे में भी सारांश बता चुके थे, उस दिन क्लास ले चुके थे पिछला क्लास में, कि ये विशेष रूप से जो है पृथ्वी के किसी भी स्थानों की स्थिति को दर्शाने के लिए अक्षांशों की आवश्यकता हुई। दूसरी चीज़ है कि अक्षांश रेखा जो खींचा गया वो एक कोण के आधार पर जो खींचा गया, क्योंकि कोण का निर्माण करता है, प्रत्येक एकक डिग्री के अंतराल पर जो है कोण का निर्माण करता है। तो उस आधार पर जो है हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ चुके थे, अक्षांश की विशेषताओं के बारे में जान चुके थे और कौन कौन से अक्षांश हैं उसके बारे में जान चुके थे, जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात कर्क रेखा, कर्क वृत्त और एक मकर वृत्त। इसके सहयोगी अन्य 2 वृत्त जाने थे, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी में और 66.5 डिग्री दक्षिणी में अंटार्कटिका वृत्त था। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ फैक्ट नाम के जो अक्षांश थे उनके बारे में समझ चुके थे, अक्षांश रेखाओं के बारे में जान चुके थे। उसमें ताप कटिबंधों के बारे में बताया गया था, उनके बीच की दूरियों के बारे में बताया गया था, ठीक है। साथ ही साथ उसको समांतर रेखा भी कहा जाता है, वो किस कारण से कहा जाता है उसके बारे में भी बताए हुए थे। और उसके अलावे भी कितनी दूरियां हैं वो भी बताया गया था कि 2 अक्षांशों के बीच दूरी कितनी है। 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध या जोन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी बताया गया था। तो हम अक्षांश के बारे में
टोटल जानकारी कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है देशांतर के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में, और एक इसमें जुड़ेगा वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है आज, और उसके बारे में भी जानकारी करेंगे हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है, और सीखेंगे एक दूसरे से मिल कर के, जिससे क्या होगा कि हमारा जितने भी तरह के क्लासेस, जितने भी तरह की कमजोरियां रहेगा वो दूर होने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जब बताएंगे तो उसमें कुछ मटेरियल्स की मेरे पास आवश्यकता थी, लेकिन थोड़ा सा कमी की वजह से हम उसको कोशिश करेंगे कि मैप के माध्यम से ही उसको ग्लोब की छाप करके ही आपको पूरा प्रयास करेंगे बताने का, ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देर ना करेंगे और क्लास स्टार्ट करते हैं, और वो क्लास है आज का हमारा देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो सबसे पहले हम देशांतर के बारे में जानेंगे। तो देशांतर क्या है? देशांतर क्या है, और वही देशांतर का जो लाइन, जिस तरह से अक्षांश रेखा के बारे में बताया गया था, ये हमारा एक प्रकार से ग्लोब है। इस ग्लोब में जो है खींची गई जो रेखाएं हैं, बाएं से दाएं जो खींचा गया था वो था अक्षांश, लेकिन उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे खींची गई रेखाओं को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाओं को क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा बोलेंगे। ये एक जिस तरह से अक्षांश रेखा बताए थे, अक्षांश रेखा क्या था कि एक भूमध्य रेखा कर रहा था, दो भागों में बांट रहा था, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। गोलार्ध का मतलब भी बताए थे, गोल का आधा हिस्सा को गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो देख रहे हैं आप, ये उत्तर से दक्षिण अर्थात नॉर्थ से साउथ की ओर खींचा गया एक रेखा दिखाई दे रहा है। ये रेखा का नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिस तरह से ये भूमध्य रेखा दो गोलार्धों में विभाजित कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा भी क्या कर रहा है? पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित कर रहा है। इधर बाएं साइड वाला हिस्सा हो जाएगा वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा, जबकि दाएं साइड वाला जो हिस्सा होगा, आधा हिस्सा, उसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार से दो गोलार्ध यहाँ भी विभाजित हो रहा है। वहाँ जो हम बताए थे कि इसमें जो था वो भूमध्य रेखा क्या था, उसमें कई गो नाम पुकारे थे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी जो है, इसके भी नाम हैं, ये अकेले नाम तो नहीं रह सकता है, अपने आप में शर्मिंदगी क्यों महसूस करेगा। तो इसके साथ भी इसका नाम चयनित किया गया है, नाम रखा गया है। तो ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसको 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। दूसरा चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, उसको देखा कि ये भूमध्य रेखा है, तो ये दो गोलार्धों में बांट रहा था, उसी तरह से ये भी दो गोलार्धों में बांटता है, तो उसको जो है मेरिडियन, ठीक है, मेन जो है मुख्य रेखा जो है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा, मेन मेरिडियन लाइन, ठीक है। एक अन्य नाम हो गया इसका 0 डिग्री देशांतर, दूसरा मेन मेरिडियन लाइन, जिसको हिंदी में बोलेंगे। अब हिंदी की बात करेंगे तो जिस तरह से आपका था ये इक्वेटर था, उसी तरह से ये जो है सो मेरिडियन हो गया। तो मेरिडियन जिस तरह से हिंदी नाम इसका जिस तरह बताए थे भूमध्य, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। इसका भी 3 नाम हो गए, और इसका एक नाम रखा गया, ठीक है। हुआ क्या कि इस समय जो है इसका विशेष स्थान कुछ रखा, जिसमें कुछ कुछ जगहों से होकर के गुजर रहा था। इसके बारे में भी हम बताए थे, इसका आप लोग को हम एक वर्क भी दिए थे, शायद कर लिए होंगे। लेकिन इसमें भी जो है ये मुख्यतः 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो इंग्लैंड का, लंदन जो है यूके का, उस लंदन के बगल में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच शहर, ठीक है। उस ग्रीनविच शहर से ये होकर के मतलब गुजरती है, जिस कारण से इसका नाम रख दिया गया ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है इसको, यानी ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है इसको, यानी इसको शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो GMT भी कहा जाता है,
ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के। अब ये टाइम क्यों लिखा है यहाँ पे, टाइम क्या है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में पूरा क्लियर करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ के बाद से जिस तरह से देखे थे कि यहाँ से हम लोग जो है एक अंश मान करके, एक कोणीय मान करके, कोणीय दूरी की माप करके हम लोग क्या कर रहे थे कि एकक डिग्री के अंतराल में एकक रेखा अक्षांश को खींचे थे। जस्ट उसी की तरह ध्रुव पर ही इसका कोण माना गया, यानी पूरे वृत्त माना गया उसको, और यहीं से जो है इसका चाप काटा गया, ठीक है। और यहाँ से जिस तरह से इसको किया गया उसी तरह से इसको भी किया गया, यानी प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पर, ठीक है, 1 डिग्री के अंतराल पर चाप काटा गया यहाँ से केंद्रीय बिंदु से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी को। तो यहाँ जो 1 डिग्री था वो 1 डिग्री, यानी प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पर यहाँ पर भी क्या किया गया, चाप काट करके एकक रेखा खींचा गया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ जो वैलिड था ध्रुव पर, जो दोनों ध्रुव पर एकक डिग्री का जो मान था वो मान एक केंद्र के रूप में था, दोनों ध्रुव एक केंद्र के रूप में था। यहाँ एक समांतर लाइन का, ठीक है, निर्माण कर रहा था, समांतर रेखा का निर्माण कर रहा था, लेकिन यहाँ समांतर रेखा का निर्माण ये नहीं करता है। और यही वजह है कि ये केंद्रीय बिंदु का निर्माण करता है ध्रुवों पर दोनों, और अंत में जाकर के ये दोनों ध्रुवों पर क्या हो जाते थे, मिल जाते थे, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होता है कि ये निर्माण नहीं कर पाता है। क्या नहीं निर्माण कर पाता है, तो समांतर रेखा का निर्माण नहीं कर पाता है, ये समांतर नहीं होते हैं। हम पहले भी बताए थे समांतर की परिभाषा कि जो एक मतलब लाइन से दूसरी लाइन कभी भी खींचेंगे तो एक समान अंतर से खींची गई रेखा समांतर होगी और कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं कि अंत में ध्रुव पर जाकर के सभी रेखाएं क्या हो रही है, एक दूसरे से मिल जा रही है। एक दूसरे से मिलने के कारण से ये जितने भी लाइनें हैं वो कभी समांतर लाइन्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं नहीं कहला सकते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ देख रहे हैं कि इस स्थिति में हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये सभी लाइनें जो हैं एकक डिग्री के अंतराल पर एकक देशांतर रेखाओं खींचे गए, और एकक देशांतर रेखा खींचने के बाद से क्या हो गया, अंत तक यहाँ पूरा घूमते घूमते जो है इधर जो है 180 लाइन्स खिंचाया, पूर्वी गोलार्ध में 180 लाइन खिंचाया, ठीक है। इस तरह से कितने हो जाते हैं, 180 प्लस 180, ठीक है, बराबर 360। अब रही बात कि हमारा जो है 360 है, तो बोलिएगा कि सर बीच वाला भाग क्यों नहीं जोड़ें, जीएमटी को क्यों नहीं जोड़ा गया है, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा को क्यों नहीं इसमें ऐड किया गया। जिस तरह से भूमध्य रेखा को ऐड किए थे उसमें तो यहाँ भी कर सकते थे। तो 360 प्लस 1 करते हैं तो 361 हो जाता है, जबकि इसके 2 रीजन हैं, 361 नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, किस कारण से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहला रीजन जो है वो पहला फैक्ट कारण जो बता रहे हैं कि ये जो है 180 जो देशांतर रेखाएं हैं वो घूम करके हमारी पृथ्वी जो है, जो हमारा पृथ्वी तो गोलाकार है, तो ये भाग जो है, ये भाग जो दिखाई दे रहा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जस्ट उसके विपरीत में, जैसे हम देखते हैं, थोड़ा सा उदाहरण देने का प्रयास कहीं कहीं पे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कुछ सामान्य नहीं अवेलेबल है, फिर भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं, एक तरफ का भाग देख रहे हैं, तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है वो 0 डिग्री देशांतर लाइन दिखाई दे रहा है। लेकिन यही 0 डिग्री देशांतर लाइन जो हम इस तरह से भी बनाए हुए हैं, एकक डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है, तो यहाँ तक आए 180 इधर पूरब में और इधर आए पश्चिम में 180। लेकिन हमारी पृथ्वी किस आकार की है, जो हम पहले बताए थे लघुवक्ष गोलाभ, ठीक है, जियोड आकृति का दिखाई देता है हमारी पृथ्वी, यानी गोल है, वृत्ताकार रूप में मानते हैं। वो गणित की भाषा था, हम उस दिन भी चर्चा किए थे। तो जब इसको हम यहाँ से घुमाएंगे, एक वृत्ताकार रूप में लेंगे, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसके विपरीत में, किसके विपरीत में, 0 डिग्री देशांतर के विपरीत में आपको एक दिखाई देगा, यहाँ पे दिखे। अब ये जो दिखाई दे रहा है, दोनों ये 180 जो इधर भी था पूर्वी क्षेत्र में और इधर भी पश्चिमी क्षेत्र में था, वो दोनों 180 क्या हो जाते हैं, जब उसको मिलाया जाता है, घुमाया जाता है एक वृत्त के जैसा, तो दोनों 180 जो लाइन है, ठीक है, 180 डिग्री जो देशांतर है, पश्चिमी वाला भाग भी और पूर्वी वाला भाग भी, दोनों मिल करके एक हो जाते हैं, जो कहाँ होते हैं, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट अपोजिट होता है। आप ग्लोब को बेहतर ढंग से देखिए, ग्लोब जब भी देखिएगा आप, ठीक है, यही चीज़ का कमी है
ठीक है, हमारे बीच में कि ग्लोब रहता तो हम पूरी तरह से आपको क्लियर कर देते, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं आपको कि ग्लोब को आप बेहतर ढंग से जरूर देखिए। ग्लोब को देखने के बाद पता चलेगा कि जिस जगह पे 0 डिग्री देशांतर दिखाई देगा, जस्ट उसी के विपरीत में आपको क्या दिखाई देगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा दिखाई देगा। अब वहाँ 180 डिग्री देशांतर रेखा इधर पश्चिम में भी दिखाए हैं हम, वेस्ट में भी, और इधर भी ईस्ट में भी दिखाए हैं, पूरब में भी दिखाएं। तो इसका मतलब 2 ठो है 180 डिग्री देशांतर रेखा? नहीं, यही कंफ्यूज को आपको दूर करना है, ठीक है। ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो एक ही रेखा है जो दोनों जाकर के एक जगह पर मिल जाते हैं। इस तरह से क्या होगा कि 180 दो जगह नहीं गिनाएगा, 180 डिग्री जो है वो एक ही गिनाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 361 जो बोलते हैं वो 361 नहीं है, बल्कि 180 360 है। बीच वाला को जोड़ करके ही यहाँ रखा गया है 360। अगर बीच वाला जोड़ते हैं तो 361 होता है, तो फिर तो मेरा ये दोनों लाइन है तो डबल गिना रहा है, यहाँ पे डबल गिना रहा है तो यहाँ एक माइनस करना पड़ेगा हमको, अर्थात कितना हो जाएगा, 360 रेखाएं हो जाएंगे। इस प्रकार से कुल देशांतरों की बात करेगा तो कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण, 360। और कुल अक्षांशों की बात करेगा तो 181। कुल अक्षांश रेखा की बात करेगा तो 179। और इसमें देशांतर पूछे या देशांतर रेखा पूछे, क्योंकि हर बार ये लाइन बनाता है, बिंदु यहाँ कहीं नहीं बनता है, ठीक है। इस प्रकार से कुल देशांतरों की संख्या बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 360 देशांतर रेखाएं हैं, या कुल देशांतरों की संख्या भी 360 है, ठीक है। अब इसकी क्या आवश्यकता हुई, क्यों जरूरत पड़ा? जिस तरह से अक्षांश रेखा की जरूरत हम लोग देखे थे कि अक्षांश रेखाएं किस लिए जरूरत पड़ा था, तो अक्षांश रेखाएं क्या कर रहा था, किसी भी स्थान की स्थिति को वो डोनेट कर मतलब इंडिकेट कर रहा था, उसकी स्थिति के बारे में बतला रहा था अक्षांश रेखा, प्लस में जलवायु के बारे में भी बता रहा था, ठीक है। लेकिन इसका क्या जरूरत पड़ा, जो यहाँ खींचने की आवश्यकता पड़ गई पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाओं की जरूरत क्या पड़ी कि हमारे पृथ्वी इतना विशाल है, तो उस विशाल पृथ्वी में, क्योंकि इससे हम रिलेटिव थोड़ा सा हम गति के बारे में थोड़ा सा सारांश देंगे, जबकि वो चैप्टर अलग है, मैं आपको अलग चैप्टर से उसको बताऊंगा, ठीक है। उसके बारे में हम जरूर जानकारी देंगे आपको। ये हमारा पृथ्वी है मान के चला जाए, इस पृथ्वी पर यहाँ सूर्य है, तो सूर्य जो है सो जिसका आधा भाग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देशांतर लाइन है, ठीक है। जिधर सूर्य की किरणें पड़ रही है वो पूरा भाग क्या होगा, उजाला होगा, ठीक है। आप लोग जरूर देखते हैं, ये शक्तिमान इलाका है यानी उजाला है, जबकि इधर जो है सो क्या होगा, अंधेरा कायम रहे यानी यमराज किल्विस का इलाका ये आ जाएगा। यानी एक तरफ दिन हो रहा है, एक तरफ रात हो रहे हैं, डे एंड नाइट, ठीक है। इसका वजह क्या है कि ये सूर्य की किरणें जिधर पड़ेगा, जिस क्षेत्र में जाएगा, जिस तरफ पड़ेगा सूर्य की किरणें उधर दिन होगा, उसके विपरीत वाले क्षेत्र में हमेशा रात रहेगा। आप कभी कल टॉर्च को जला करके देख लीजिए, टॉर्च जब जलाते होंगे, ठीक है, किसी भी वस्तु पर आप टॉर्च जलाइए, तो टॉर्च जलाने के बाद जहाँ पे देखिएगा कि पीछे साइड वाला भाग, हम यहाँ से लाइट दे रहे हैं तो इधर ही उजाला दिखेगा, उसके पीछे साइड अंधेला दिखेगा, ठीक है। तो अंधेला दिखने का कारण क्या है, क्योंकि उधर सूर्य की रोशनी पड़ नहीं रही है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हमारा क्या अपना इसका प्रकाश, जितने भी ग्रह होते हैं किसी का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं, ये सब हम लोग सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस माध्यम से क्या है कि ये जो रेखाएं हैं खींचने की आवश्यकता इसलिए पड़ा कि दिन और रात होता है, तो समय जो सबका अलग अलग क्षेत्र है, कोई यहाँ पे बसा हुआ है, कोई कंट्री, कोई देश, कोई यहाँ बसा हुआ है, कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, तो हर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थल जगह हैं, ठीक है, स्थल भाग स्थित हैं, जिस वजह से क्या होगा कि अलग अलग स्थल भाग स्थित होने के कारण से सबका समय निर्धारण एक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसी उद्देश्य को लेकर के कि जितने देश हैं उसका एक स्थान पर कोई देश स्थित नहीं है, तो सभी जगहों पर क्या न किया जाए, तो हम लोग उसको एक देशांतर रेखा का निर्माण किया जाए ग्लोब पर, जिससे क्या हो सके, हर एक स्थानों की स्थिति तो अक्षांश बता रहा है, तो देशांतर क्या बताएगा, उसका उस क्षेत्र का एक समय का निर्धारण करेगा। यानी इसकी मूल विशेषता या मूल आवश्यकता अगर पड़ा देशांतर रेखाओं को, तो किस उद्देश्य के लिए देशांतर रेखा का निर्माण किया गया है, तो किसी भी स्थान के समय का निर्धारण करने के लिए, कोई भी देश का हो,
ठीक है, उसके समय का निर्धारण करने के लिए हम लोग इसमें सीखेंगे। और इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि कैसे हम लोग किसी भी क्षेत्र का समय का निर्धारण करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। लेकिन पहले हम लोग देशांतर रेखा की पूरी विशेषताओं को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देशांतर रेखा किस लिए ग्लोब पर निर्माण किया गया, तो किसी भी स्थान के समय का निर्धारण करने के लिए। ये था आपका देशांतर रेखाएं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, जिस तरह से उसमें बताए थे, ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होता है। वहाँ जो था दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या था, मात्र 111 किलोमीटर था, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर होती है। लेकिन याद रहे कि ये 111.32 किलोमीटर सभी जगह पर समान नहीं होते हैं। जिस तरह से अक्षांश रेखाओं में सभी जगह पर समान था, ये समान नहीं होते हैं। हम पहले भी बता चुके कि ये क्या हैं, एक दूसरे से जाकर के कहाँ पे, दोनों ध्रुवों पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ से समान रह पाएगा, अंत में जाकर के इसकी दूरी ध्रुवों पर क्या हो जाती है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है ध्रुवों पर जीरो हो जाती है, कोई किलोमीटर नहीं होता है। एक ही बिंदु में जाकर के सभी रेखाएं क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसका मतलब है कि 111.32 किलोमीटर कहाँ सबसे अधिकतम दूरी है इसका दो देशांतर रेखाओं का, तो भूमध्य रेखा के पास। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कहाँ होगी, तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के पास अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, तो ये था विशेषता विशेष रूप से। साथ ही साथ इसमें और बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे क्या है कि इसमें एक ही रेखा के बारे में तो बताया गया, अब इसके अलावे भी अब हम लोग इसमें समय का निर्धारण करने से, जितना चीज़ें था वो लगभग बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग समय का निर्धारण करने के लिए सीखेंगे कि कैसे हम लोग का जो है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टोटल हमारी पृथ्वी का मान कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, दो फैक्टर बताए थे, इसमें से पहला फैक्टर था 180 डिग्री, जो देशांतर रेखा है वो एक ही लाइन है, इस वजह से 361 नहीं हो सकते हैं, यही कारण है। दूसरा चीज़ है कि एक हमारा पृथ्वी एक वृत्ताकार सर्कल का निर्माण करती है, और एक सर्कल का मान हमेशा 360 ही होता है। ठीक है, इस माध्यम से दूसरा भी रीजन वही है। तो दोनों कारणों से टोटल देशांतर की संख्या कितनी है, तो 360 है। अब रही बात कि ये 360 है, अब हमारी पृथ्वी क्या करती है, हम लोग पृथ्वी की मोशन पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी दो तरह की गतियाँ करती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग संक्षेपण करते हैं, इसलिए संक्षेपण करना आवश्यक हो जा रहा है क्योंकि इससे संबंधित हम लोगों का रिलेटेड चीज़ें ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। पृथ्वी दो तरह की गतियाँ करती है। सबसे पहला जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर वो क्या करती है, गति करती है। अक्ष जो होता है वो विशेष रूप से एक कील के समान होता है। आप ग्लोब में देखिएगा तो एक कील के तरह रहेगा, थोड़ा सा झुका हुआ है हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री। ठीक है, तो वो झुकाव इधर इसी कारण से हम इस तरह से बनाए हुए हैं। अब यहाँ जो है इसी कील को अक्ष कहा जाता है। इस कील पर घूमना, हम लोग एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, लट्टू। ठीक है, लट्टू का कील जो रहता है, वो लट्टू जब घूमता है तो कील के बदौलत घूमता है। ठीक उसी तरह से कील, उसका लट्टू का जो कील है वो क्या कहलाएगा, उसका अक्ष कहलाएगा। अब वो घूमते रहता है, उसी पर जो घूमेगा तो उसको कहते हैं, उसको परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। परिभ्रमण, या तो उसको कहेंगे घूर्णन गति। ठीक है, दो तरह की गतियाँ कर रहा है। यहाँ पहला गति था परिभ्रमण गति या घूर्णन गति, उसी को कहते हैं। अब पृथ्वी जो है, हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी एक चक्र पूरा करने में, ठीक है, एक घूर्णन को पूरा करने में, जैसे यहाँ अभी हम खड़े हैं इधर मुंह करके, तो हम यहाँ से इसी जगह पर घूम करके यहाँ पे फिर हम अपना चक्र पूरा करने में जितना समय लगाएंगे वो हमारा एक घूर्णन समय कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में उसको कितना समय लगाता है, तो एक घूर्णन को पूरा करने में उसको 23 घंटा 56 मिनट और 58 सेकेंड है, लेकिन माना जाता है 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटे में वो एक चक्र को पूरा कर लेता है, जिसको हम लोग एक दिन कहा जाता है।
दिन रात मिला करके एक दिन होता है 24 घंटे के बराबर, ठीक है, वो एक दिन के बराबर हो गया। अब उसी एक दिन में, उसी एक 24 घंटे में क्या प्रतिक्रिया करता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब घूर्णन करता है तो उस दौरान में क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं, यही प्रक्रिया है। तो तीन चीज़ें हैं, पहला घूर्णन करता है, दूसरा घूर्णन में क्या होता है, समय कितना लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। तीसरा चीज़ है कि घूर्णन के प्रक्रिया के कारण से क्या होते हैं, उसमें दिन और रात होते हैं। किस पर घूर्णन करता है, तो अक्ष पर, अक्ष पर घूर्णन करता है। किस पर वो घूम रहा है, तो अक्ष पर। लेकिन देखिएगा विद्यार्थीगण कि लट्टू जब वो घूम रहा है, ये लट्टू जो है, इस लट्टू को जो कील रहता है, वो कील में जब घूम रहा है लट्टू, तो लट्टू घूमता है जब, तो घूमते घूमते देखिएगा कि एक ही जगह पर वो नहीं बार बार घूमते रहता है, घूमते घूमते क्या करते रहता है, धीरे धीरे आगे भी बढ़ता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से पृथ्वी क्या करती है कि जब वो घूर्णन करती है, तो घूर्णन करने के दौरान में वो धीरे धीरे क्या करती है, रोटेट भी करते हैं, सॉरी रेवोल्यूशन भी करती है। ये रोटेशन था, ये रेवोल्यूशन है, ठीक है। अर्थात वो क्या करेगा, घूमते घूमते क्या करेगा, किसी के चारों ओर भी घूमेगा। तो किसी के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। जैसे हम लोग कभी काल सुने होंगे और देखे भी होंगे विद्यार्थीगण कि शादी ब्याह में लोग बोलता है कि आप पंचकर्मा में परिक्रमा करो, कुंड में परिक्रमा करो, ठीक है। तो कभी काल यज्ञ में भी बोला जाता है परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा मतलब होता है किसी के चारों ओर घूमना। कभी दाह संस्कार में जाते होंगे, देखेंगे कि उसका जो श्मशान जहाँ जलाया जाता है, उसके चारों ओर परिक्रमा किया जाता है। तो परिक्रमा मतलब होता है किसी के चारों ओर घूमना। घूमना तो है ही, लेकिन किसी के चारों ओर जब घूमिएगा तो परिक्रमा कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करेगा, अपने इस रोटेशन के साथ साथ रेवोल्यूशन भी करेगा, अर्थात वो किसी के चारों ओर भी घूमेगा। और वो किसके चारों ओर घूमेगा, तो सन के चारों ओर घूमेगा। इस प्रकार से एक परिक्रमा करते रहेगा, ठीक है। तो उस परिक्रमा को हम लोग कहते हैं चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को घूमने की प्रक्रिया परिक्रमण गति कहलाता है। इस तरह से दूसरी गति हुआ परिक्रमण गति, ठीक है। अब इस परिक्रमण गति कहाँ से घूमती है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, मतलब इसकी प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। और ये कहाँ, इसको कहते हैं कक्ष, जिसको ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अक्ष हुआ अपने धुरी पर घूमना, कक्ष हुआ सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है। तो इसका एक कक्ष पूछता है क्वेश्चन कि पृथ्वी का कक्ष किस आकार का है। चाहे पूछता है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा किस रूप में करती है पृथ्वी, तो दीर्घवृत्तीय कक्ष उसमें क्वेश्चन रहता है। दीर्घवृत्तीय मतलब वृत्त तो है, लेकिन दीर्घवृत्तीय थोड़ा सा अंडे के जैसा इस तरह से रोटेट करती है। कभी भी आप इसका मैप में भी देखेंगे तो इसी तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसको दीर्घवृत्तीय कक्ष कहा जाता है। तो इसमें दो गतियाँ दिखाई दिया, एक घूर्णन, दूसरा चीज़ है कि कक्ष में घूमते हैं। इसका समय क्या लगता है, ये जो समय यहाँ घूर्णन करने में 24 घंटा लगा, लेकिन इसकी परिक्रमा करने में कितने घंटे का लगेगा, तो 365 दिन इसको आधा में रखा गया है, सॉरी 1/4 रखा गया है। 1/4 कहने का मतलब है कि 365 दिन 6 घंटा बोलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि 24 घंटा का चौथाई हिस्सा है ये। तो 365 दिन 6 घंटा भी बोल सकते हैं, 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। अब ये 6 घंटा को कभी भी ईयर के रूप में नहीं लिया जाता है, 6 घंटा को बैलेंस में रखा जाता है। तो 6 घंटा अर्थात 300 हम लोग साल में बोलते हैं, तो कभी बोलते हैं कि एक साल में कितना दिन होता है, तो बोलते हैं 365 दिन होते हैं। ये नहीं बोलते हैं 365 दिन 6 घंटा होते हैं। यही 6 घंटा को बैलेंस में रखा जाता है, और यही 6 घंटा प्रत्येक एक साल में 6 घंटा, दूसरा साल में भी 6 घंटा, तीसरा साल में भी 6 घंटा, चौथा साल में भी 6 घंटा, इस तरह से 4 साल मिला करके 6 घंटा जुटेगा तो 24 घंटा का निर्माण करेगा। और ये 24 घंटा क्या होता है, एक दिन के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 24 घंटा बराबर एक दिन कह सकते हैं इसको हम। अभी एक दिन जो है 4 साल में जो है एक दिन वृद्धि हो जाती है, इसीलिए एक साल में 365 या 366 दिन होता है। और यही 366 दिन जिस दिन हो जाएगा वो फरवरी का महीना 28 से 29 हो जाएगा। और 28 से 29 कब होता है, लीप ईयर। जब 366 दिन होगा एक साल में तो उसको लीप ईयर के नाम से या अधिवर्ष के नाम से या लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है।
तो ये हमारा समय दिखाता है कि 365 या 366 दिनों में पूरा करता है। रही बात इसकी क्या विशेषता है कि घूमता है तो क्या करता है, ये दिन रात करता था, तो ये मौसम परिवर्तन, ठीक है, मौसम में बदलाव लाता है। साल में देखिएगा कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कभी बरसात, ठीक है। तो अलग अलग तरह के मौसम जो परिवर्तन होते हैं, तो ऋतुओं का परिवर्तन होने का मेन फैक्टर जो है, मेन कारण जो है वो क्या है, हमारा पृथ्वी का क्या करना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। और दूसरा है मौसम का और एक परिवर्तन का कारण बनता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके वजह से भी क्या होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती है, ऋतुएं बदलती है। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे विशेषता में जैसा चल रहे थे कि परिभ्रमण जो कर रहा था तो 24 घंटे में एक दिन में क्या कर रहा था, वो पूरा जहाँ से चलना शुरू किया वहाँ पहुँच गया। अगर यहाँ से चलना शुरू किया, प्रारंभ किया यहाँ से पृथ्वी चलने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा फिर घूम करके यहीं आ जाएगा, तो उसको कहते हैं एक घूर्णन। और एक घूर्णन को पूरा करने में क्या समय लगाता है, 24 घंटे का समय लगाता है। अब ये 24 घंटे में वो कितना डिग्री को घूम ले रहा है, विद्यार्थी आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पूरा बताए थे कितना डिग्री का है, तो 360 डिग्री बताए थे। 180 इधर 180 उधर, तो 360 हो गया, यानी पूरा वृत्त का मान था 360 डिग्री। 360 डिग्री वो 24 घंटे में पूरी तरह से घूम लेता है। पृथ्वी अपना घूर्णन जो है वो 360 डिग्री को पूरा कितना में, 24 घंटे में कर लेता है, यानी 360 डिग्री को घूम लिया वो 24 घंटे में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा उसका, 1 घंटे में कितना डिग्री घूमल होगा वो पता करना है हमको। तो भागा दीजिए इसको, कितना आएगा 24, उसके बाद 1 घंटा में जो है वो 15 डिग्री घूमेगा, ठीक है। 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगा। आप इसको काट लीजिए, 18 12, ठीक है, 90 6, 15 छक्का 90, यानी 1 घंटा में कितना घूमा, तो 15 डिग्री घूमा। अब 1 घंटा मतलब कितना मिनट, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में वो घूम ले रहा है 15 डिग्री, ठीक है, यानी 15 डिग्री को घूमने में 60 मिनट लगाया। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा 15, 15 चौके 60, कितना लगाया, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट। हम जो अभी बताए हैं कि यहाँ टोटल लाइन्स कितने देशांतर रेखाएं 360 है, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में, यहाँ अगर है तो यहाँ से यहाँ पृथ्वी, यहाँ से यहाँ जब घूम रही है, पृथ्वी किधर से किधर घूमती है पता है सबको, पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक है। तो यहाँ से पश्चिम से पूरब जब वो घूम रही है पृथ्वी, तो यहाँ से 1 डिग्री को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। 1 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अब इस आधार पर वो टोटल जब घूमेगा तो 360 डिग्री को घूमने में 24 घंटा लग जा रहा है, बस वही प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम लोग किसी भी स्थान के समय का मापन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन इससे रहता है, ठीक है। जैसे मान के चला जाए कि ये 0 डिग्री जो है प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच मीन टाइम में जो है, यहाँ पर 12 बजे दोपहर है, ठीक है, दोपहर हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है विद्यार्थीगण कि इसमें ग्रीनविच मीन टाइम से, अर्थात प्रधान मध्याह्न रेखा से मेरिडियन जो लाइन है उससे इधर दाईं तरफ पूर्वी गोलार्ध में हमेशा पॉजिटिव होगा, आगे होगा समय, ठीक है, और पश्चिमी गोलार्ध में हमेशा समय क्या होगा, माइनस में नेगेटिव होगा, यानी पीछे होगा। कभी भी ध्यान रखेंगे, इधर पूर्वी गोलार्ध में आगे, कहाँ से, ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्वी गोलार्ध में आगे और पश्चिमी गोलार्ध में पीछे होगा। अब ये ग्रीनविच मीन टाइम क्यों नाम रखा गया, क्योंकि यहीं से ये जो रेखा 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री रेखा ही पूरे दुनिया का समय का निर्धारण करता है, ठीक है। अब याद रखेंगे विद्यार्थीगण, इसका समय जो है विश्व का इंटरनेशनल इसको कहा जाता है, यूनिवर्सल मेरिडियन टाइम कहा जाता है इसको। जीएमटी पहले बोला जाता था ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर के यूनिवर्सल मेरिडियन टाइम हो गया है। ग्रीनविच मीन टाइम को जो है, मेरिडियन टाइम को अब बोला जाता है यूनिवर्सल मेरिडियन टाइम बोला जाता है।
ये जो है पूरे दुनिया के समय का निर्धारण इसी रेखा से किया जाता है। अब रही बात कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, आपको यहीं से पकड़ना है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से बाईं तरफ जो भी कॉन्टिनेंट या कोई भी कंट्री होगा, कोई भी क्षेत्र होगा, कहीं का भी समय निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या करना है आपको, उधर यहाँ से पीछे चला जाना है, और यहाँ से जो भी इधर पूछा जाएगा तो आगे चला जाना है। ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि यहाँ एक जो है निकालने के लिए, यहाँ 74 डिग्री वेस्ट में और इधर 82.5 डिग्री ईस्ट में। अब इससे हमको निकालना है। ये 74 डिग्री वेस्ट जो है यूएसए का अपना मानक समय है। सभी देशों का अपना मानक समय होता है, लेकिन पूरे दुनिया का एक मानक समय है जिसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम या मेरिडियन टाइम या फिर यूनिवर्सल मेरिडियन टाइम। ये पूरे दुनिया के लिए है, और इसी से अपना अपना देश के लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं, मानक समय का निर्धारण करते हैं। तो भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जबकि यूएसए का मानक समय जो है 74 डिग्री वेस्ट है, पश्चिमी देशांतर है। अब इसका क्या होगा, कितना बजेगा, यदि अब यहाँ से आपको निकालना है कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है, 15 डिग्री को पार करने में 60 मिनट का समय लगता है, मतलब 1 घंटे का समय लग रहा है। अब यहाँ 74 डिग्री है, तो ध्यान रखेंगे जब बड़ा अंक रहे, 15 से ज़्यादा रहे, तो उसको क्या कर देना है, डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। ठीक है, कितना से, 15 से डिवाइड करना है। तो 74 को हमने भागा लगाया कितना से, 15 से, 15 चौके 60, 15 पचे 75 हो जाता, लेकिन नहीं लग रहा है। ठीक है, 15 चौके 60, बच गया कितना, 14 डिग्री शेष बच गया। 15 चौके 60 मीन्स कितना, 4 घंटा इसको बोलिए आप। ठीक है, अब 14 डिग्री बच गया, तो 1 डिग्री में कितना लगता है समय, 4 मिनट का समय लगता है। तो 14 गुने 4 कर देंगे, 14 चौका 56 मिनट, यानी 4 घंटा 56 मिनट। अब रही बात 4 घंटा 56 मिनट, ये क्या होगा, पीछे होगा कि आगे होगा। अब ध्यान दीजिए कि ये जीएमटी से या तो फिर यूएमटी से, यूनिवर्सल मेरिडियन टाइम से क्या हो रहा है, पीछे बाईं तरफ हो रहा है, पश्चिमी गोलार्ध में हो रहा है, तो नेगेटिव पीछे होगा। अगर यहाँ 12 बजे दोपहर हो रहा है तो 4 घंटा 56 मिनट पीछे चले जाइए। 4 घंटा 56 मिनट मीन्स कितना हो जाएगा, यहाँ बजेगा आपको 8 4 12 हो रहा है ना, तो यहाँ 12 बजे से घटा दीजिए समय 4 घंटा, तो 7 बजकर कितना हो जाएगा, 56 मिनट, मतलब लगभग पूरी 5 घंटा घट रहा है, तो 7 बजकर 4 मिनट होगा। यहाँ जो है 7 बजकर 4 मिनट होगा। अब ये 7 बजकर 4 मिनट हो रहा है, कितना, 4 घंटा 56 मिनट पीछे है, तो 7 बजकर 4 मिनट हो रहा है, तो 7 बजकर 4 मिनट क्या होगा, यहाँ दोपहर है तो पीछे मतलब एएम होगा या पीएम होगा, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। पीछे जाना मतलब इसको घटाएं तो हम समय में भी पीछे चले जाएं। ये दोपहर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये मॉर्निंग टाइम को दिखा रहा है, यानी यहाँ पे एएम होगा, 7 बजकर 4 मिनट एएम में दिखाएगा। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को देखते हैं, अपने इंडियन का, भारत का मानक समय के देखते हैं। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 82.5 डिग्री, फिर इसको 82 को क्या कीजिए, अब भागा दे दीजिए। 82 को जो है भागा दे देंगे कितना से, 15 से, 15 पचे 75, बच गया कितना, 12 में 5 तो 7। ठीक है, और इधर कितना डिग्री बचा है, हाफ डिग्री, आधा डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 7 हो गया, यानी 1 जो है 1 डिग्री बराबर कितना है, 4 मिनट, तो 4 गुने 7, 7 चौके 28 मिनट। और आधा डिग्री, जब 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट, तो आधा डिग्री बराबर 2 मिनट, क्लियर हो जाएंगे। तो 28 प्लस 2 मिनट और जोड़ देंगे, तो 28 2 30 मिनट, और यहाँ पहले से कितना घंटा है, 5 घंटा, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट जो है, यानी 5.5 घंटा बोल सकते हैं आप इसको, 5.5 घंटा। अब इधर पूर्वी क्षेत्र की ओर दिखा रहा है, पूर्वी गोलार्ध में दिखा रहा है, समय क्या होगा, आगे या पीछे। इसीलिए भारत के मानक समय में कभी भी आप मोबाइल में अपना टाइम मिलाते होंगे तो सब जीएमटी टाइम से दिखाता है।
अब जीएमटी टाइम से इंडियन टाइम जब निकालिएगा तो वहाँ दिखाएगा आपको 5.5 घंटा लिख करके, इस तरह से लिख करके प्लस का चिन्ह दिखाएगा। प्लस का मतलब हमारा जो है भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से जो है वो 5.5 घंटा आगे है। अब आगे कहने का मतलब क्या हुआ कि कितना, यदि यहाँ 12 बजे दोपहर हो रहा है जीएमटी में लंदन में, तो हमारे इंडिया में उस समय कितना बज रहा होगा, तो 5.5 घंटा उसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 12 बजे में से 5.5 जोड़ेंगे तो 5:30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे शाम हो जाएगा। 5:30 में पीएम हो जाएगा। एएम यहाँ था, यहाँ पीएम था। इस प्रकार से किसी भी कंट्री का कहीं कहीं पे स्थान का आपको दिखा देता है, आपको देशांतरीय विस्तार दिखा देगा कि कितना है 100। दूसरी चीज़ है कहीं कहीं पे समय बोल देगा कि इतना घंटा पीछे है तो कितना डिग्री पर अवस्थित है, तो आप उससे भी उलट करके बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये समय का निर्धारण करने के लिए आप कभी भी जान सकते हैं। कहीं पर भी इसमें दिक्कत हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर से ज़रूर पूछें क्वेश्चन, या फिर नहीं समझ में आया तो ज़रूर से ज़रूर पूछें, ताकि हम इसका फिर से आपको क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, फिर भी मेरा प्रयास रहा है कि पूरी तरह से आपको समय का निर्धारण करने के लिए आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको हटाते हैं। अब हम लोग चलेंगे किस पर, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। वो अलग टॉपिक्स था लेकिन हम इसी में आपको समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। इंटरनेशनल डेटलाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेटलाइन जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इसको बहुत अच्छा ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा विद्यार्थीगण, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को जो है ना क्वेश्चन जो है सो बनता भी है, और दूसरा चीज़ है कि कंफ्यूज ज़्यादा बनाता है। स्टूडेंट्स को एक बार में नहीं, कम से कम तो 5 बार भी आप समझिएगा ना तो भी आपको कंफ्यूज बना रहेगा। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप क्लास को बार बार देखें, वीडियो को बार बार इसको देखें, ताकि आपको कंफ्यूज ना लगे। कैसे क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इसके बारे में डील करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल डेटलाइन जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। ये सभी रेखाएं पहले बता चुके थे हम, ये सभी रेखाएं सिर्फ क्या है, इमेजिन है, सिर्फ काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर को कभी कल बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन में मिलेगा आपको, कभी भी बनाते होंगे सेट वगैरह तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से कौन है, तो वहाँ देगा 180 डिग्री देशांतर पूरब ईस्ट दे देगा, 180 डिग्री देशांतर पश्चिम वेस्ट दे देगा। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर देगा, 0 डिग्री दे देगा, कोई भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 180 डिग्री देशांतर एक ही लाइन है, ना वेस्ट है ना ईस्ट है। अभी के क्लास में हम पीछे जानकारी आपको दे चुके हैं, क्योंकि इसको जब मिलाएंगे तो वो मिल जाएगा। और वो कहाँ होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा, वो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट विपरीत में होगा, अपोजिट में होगा। ठीक है, तो ये 180 डिग्री देशांतर जो है वो क्या है, कैसे है, उसके बारे में भी हम लोग क्लियर होते हैं। इसको डेटलाइन क्यों निर्धारित किया गया, इसका नाम दे दिया गया इंटरनेशनल डेटलाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों रखा गया, क्योंकि ये लाइन जो है वो सीधा लाइन है। ठीक है, अब सीधा लाइन है तो देखिए इस प्रकार से एक सीधा लाइन है, लेकिन इस सीधी लाइन से जो है गुजारा जा रहा है, 180 डिग्री देशांतर को खींचा जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि एक ऐसे देश हो रहे हैं जहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक ही कॉन्टिनेंट में या बहुत सारा एक ही देश में 2 भाग हो जा रहे हैं। जब ये लाइन खींचा जा रहा है तो एक देश में 2 तिथियां हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर 12 तारीख है तो यही देश यहाँ 13 तारीख हो जा रहा है। चेंज
एक दिन परिवर्तन हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर को जैसे ही क्रॉस किया जाएगा, इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आएगा, तो एक दिन बदल जाता है, तिथि चेंज हो जाता है, तिथि में परिवर्तन आ जाता है और साथ साथ में दिन भी बदल जाता है। यही चीज़ कंफ्यूज रहता है। एक लाइन सिर्फ क्या कर दे रहा है, दिन बदल दे रहा है, जबकि है स्थान दोनों एक ही जगह पर। सिर्फ स्थान को, ये स्थान जो है एक ही स्थान पर जो है, यहाँ से व्यक्ति को अगर इधर क्रॉस कर गया, लाइन को खाली पार कर जाएगा तो एक तिथि चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ 12 तारीख को आ रहा है, अगर इधर घुस गया, इधर आ गया वो, तो 11 हो जाएगा, चाहे 13, 14 हो जाएगा। तिथि बदल जा रहा है। उसके बारे में अभी हम डिक्लेयर करेंगे, पूरी तरह से फाइनली समझाएंगे कि कैसे चेंज हो रहा है। सो इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर जो है वो एक तो सीधा लाइन है, ठीक है, लेकिन सीधी नहीं खींचा गया है, उसको क्या किया गया है, टेढ़ी मेढ़ी खींचा गया है। टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींचा गया है, ताकि किसी देश के स्थानीय समय को या किसी देश के मानक समय को बचाया जा सके। इस उद्देश्य से उसको क्या किया गया है, सीधा ना खींच करके टेढ़ा खींचा गया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, हम थोड़ा सा अब इसमें फिर हम ग्लोब पर चलते हैं और ग्लोब से आपको बताते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री लाइन है, 180 डिग्री है, और ये भी एक 180 डिग्री है। तो हम पहले बता चुके थे ये 0 डिग्री लाइन है। हम पहले बता चुके थे कि 180 डिग्री पश्चिम बोलिए या 180 डिग्री पूरा बोलिए, दोनों एक ही लाइन है। इधर ईस्ट तरफ वाला भी और वेस्ट तरफ वाला भी, तो दोनों जब एक ही लाइन है तो वहाँ जब एक ही जगह मिल जाएगा दोनों, तो इसको हम घुमा करके सटा देते हैं, मिला देते हैं। कैसे मिलाते हैं, थोड़ा सा हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, ठीक है। ये है हमारा एक पेज है, इसको हम बीच वाला जो लाइन ऑफ दिखाई दे रहा है भाग, उसको हम 0 डिग्री मान रहे हैं। इधर वाला भाग को पूर्वी वाला 180 मान रहे हैं, इधर हम पश्चिम वाला 180 मान रहे हैं। जब इसको घुमाएंगे, ठीक है, और घुमा करके इसको जब मिलाएंगे, इस प्रकार से मोड़ गोल बना देंगे, क्योंकि हमारी आकृति ही वैसी है पृथ्वी का, तो ये दोनों एक ही लाइन बन जाएगा। देखिए ये दोनों क्या बन गया, एक ही लाइन बन गया, और वो भाग बीच का हिस्सा पीछे रह गया, यानी किनारे किनारे भाग गया। 0 डिग्री इधर भी भाग गया, इधर भी चला गया है, जबकि 0 डिग्री एक ही, लेकिन दोनों तरफ खींचा गया, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे थे इधर वाला भाग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर हम लिख रहे हैं ईस्ट, इधर लिख रहे हैं वेस्ट, यहाँ लिख रहे हैं हम 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। ये प्रैक्टिकली बोर्ड में नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम पेज पर बता रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो पाएँ इससे। अब इस स्थिति में जो देख रहे हैं आप 0 डिग्री जो इसको दिखाई दे रहा है, सॉरी विद्यार्थीगण, ये लाइन जो दिखाई दे रहा है वो 0 डिग्री है, GMT जिसको कहते हैं, और ये 180 डिग्री है। इधर ये लाइन जो दिख रहा है वो ये लाइन 180 डिग्री, ये लाइन जो दिख रहा है वो 180 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। अब इसको जब मिलाएंगे, घुमाएंगे, तो घुमाने के बाद जो है देखिएगा, ये अभी किधर है, ईस्ट तरफ है। जब इसको मिला देते हैं इस तरह से, तो अब इधर दाईं तरफ कौन हो गया, पहले दाईं तरफ था 180 डिग्री ईस्ट, अब कौन हो गया ईस्ट, इधर कौन हो गया दाईं तरफ, वेस्ट वाला भाग दाईं तरफ हो गया और ईस्ट वाला भाग बाईं तरफ हो गया। बस यही चीज़ कंफ्यूज स्टूडेंट को रहता है, जिसके कारण से समझने में भी कंफ्यूज हो जाता है। आप इसको कंफ्यूज ना करें, बहुत अच्छा ढंग से मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ विद्यार्थी लोग। आप देखिए ईस्ट किधर है, दाईं तरफ है अभी ईस्ट, बाईं तरफ है वेस्ट। इसको मैंने मोड़ दिया, घुमा दिया, पिछला हिस्सा को देखा, अब वेस्ट किधर आ गया, दाईं तरफ, ईस्ट आ गया बाईं तरफ, ठीक है। बस यही आकृति को हम अभी बनाने जा रहे हैं। यहाँ जो अभी हम बताए थे 0 डिग्री लाइन से, 0 डिग्री लाइन से जो अभी आपको हम बताएं, वो 0 डिग्री लाइन से दाईं तरफ में समय में क्या बताए थे, आगे होता है, आगे मीन्स प्लस किया जाता है, और इधर बाईं तरफ पश्चिमी गोलार्ध में क्या किया जाता है, पीछे होता है, माइनस किया जाता है, घटाया जाता है समय में, ठीक है। अब इसको क्लियर करते हैं। अभी जब हम मोड़े हैं तो मोड़ने के पश्चात क्या बनेगा, सो दिखाते हैं आपको हम। ये आ गया 180 डिग्री देशांतर,
क्यों अब यहाँ ईस्ट वेस्ट नहीं लिखे हम, ठीक है, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि दोनों एक ही लाइन है और आकर के दोनों एक जगह पर मिल जाता है। ये 180 डिग्री देशांतर एक सीधी रेखा खींचे हम, ठीक है, तो ये 0 डिग्री जब 180 दोनों मिलेगा तो 0 डिग्री वाला फैल जाएगा, ठीक है, तो इधर हम कर दिए और एक इधर कर दिए, 0 डिग्री इधर भी हो गया, 0 डिग्री इधर भी हो गया। अब इधर कौन आ गया था? इधर वाला भाग जब इसको मोड़े थे तभी बताए थे, इधर क्या था? इधर ईस्ट 180 था, अब 180 ईस्ट इधर हो गया है, 180 यही है लेकिन ये ईस्ट हो गया है और ये वेस्ट हो गया, उल्टा हो जा रहा है। इसमें अगर कंफ्यूज कहीं होगा समझने में तो आपको ये पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। यहीं क्लियर कर लीजिए, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी समझने में, ठीक है। अब यहाँ से इधर भी तो मेरा कितना है? 180 है। यहाँ से जब 0 से इधर खींचा गया तो 180 खींचा गया है, यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक भी 180 खींचा गया है, 180 रेखाएँ हैं, ठीक है। अब रही बात कि प्रत्येक अपने अपने देश का एक अपना मानक समय होता है और वो मानक समय का निर्धारण जो करता है वो प्रत्येक आधा आधा घंटे में करता है। आधा आधा घंटा कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रत्येक आधा घंटा में एक समय में, नहीं, आधे आधे घंटे के डिफरेंट में करता है, ठीक है। अब जैसे अभी हम बताए आपको यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, इधर अगर हम खींचते हैं तो एक एक डिग्री के अंतराल पर जो है आगे समय जो होगा 180 डिग्री तक जो खींचा जाता है प्रत्येक एक एक डिग्री में, तो 1 डिग्री को 1 घंटा में कितना होता है? अब 24 घंटा में कितना था बताए थे? 24 घंटा में 360 डिग्री को घूमने में 24 घंटा लगता था। 1 घंटा में कितना डिग्री लग रहा था? 15 डिग्री 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा 15 डिग्री घूम रहा था। अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री? यहाँ से यहाँ तक का एक क्षेत्र बताइए, पूर्वी भाग और इधर पश्चिमी भाग, तो इधर कितना है? 180, इधर भी कितना है? 180 है। तो 180 को भागा देंगे हम 15 से कितना बार में कटेगा? 12 बार में, ठीक है, कट जा रहा डायरेक्ट, यानी 12 घंटा। इधर मेरा 12 घंटा हो रहा है, इधर भी 12 घंटा हो रहा है, ठीक है। दोनों जोड़ देंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, 180 डिग्री वेस्ट से 180 डिग्री ईस्ट तक हम पूरा पश्चिम से पूरब को तुलना करेंगे तो कितना का आ जाएगा समय? 12 12 24 घंटे का आया ना। अब यही 24 घंटे में से अब बताएं कि प्रत्येक जो समय निर्धारण किया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मानक जो वैल्यू पे प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक आधा घंटा के अंतराल में, मतलब समय में नहीं, आधे घंटा के अंतराल में एक एक रेखाएँ खींची गई, मतलब पूरे दुनिया का एक समय जोन बांटा गया है प्रत्येक आधा घंटा में। तो 24 घंटा यहाँ पर बन रहा है, तो मीन्स आधा घंटा में 24 दूनी 48 हो रहा है, ठीक है। 24 दूनी 48 समय जोन बांटाया है। जब 1 घंटा में जो है, मतलब आधा घंटा में एक समय जोन, जो भी समय जोन बांटा है यहाँ से यहाँ तक का दूरी वो कितना होगा? 30 मिनट, मतलब आधा घंटा। फिर यहाँ से यहाँ अगला समय जोन बांटेगा वो भी 30 मिनट होगा, आधा घंटा। यानी प्रत्येक आधे आधे घंटे में एक एक समय जोन को बांटा गया है। तो एक एक समय जोन बांटा गया तो हमारा टोटल घंटा था 24 घंटा। 24 घंटा दोनों तरफ से बन रहा है ना, मीन्स कितने समय जोन हो जाएंगे? 24 दूनी 48। एक 24 घंटा में जो है सो 24 बन रहा है, लेकिन आधा घंटा में बना रहा है एक समय जोन को, तो 24 दूना 48 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यानी इसको इस तरह से करते हैं, 24/1/2 क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 × 2, 24 दूनी 48। ये 48 क्या है? पूरे दुनिया का समय जोन हुआ। पूरी दुनिया को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो 48 समय जोन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूरी दुनिया का समय जोन 48 समय जोन में निर्धारित किया गया है, टाइम जोन में बांटा गया है। अब इस आधार पर क्या करना है, उसको 48 समय जोन को कितने कितने डिग्री पर निर्माण करेंगे समय जोन का, वो निर्धारण अब इसी से कर सकते हैं। कौन देश, कौन क्षेत्र कितना डिग्री पर वो निर्माण करेगा तो वो इसी से निर्धारित करेगा। अर्थात 360 था टोटल, तो 360 को मैंने भागा दिया कितना से? 48 समय जोन से। अब इसको भागा दीजिए, कितना बार में कटेगा? 48 समय जोन से भागा दीजिए तो इसको कितना बार में कटेगा? 5 × 7 = 35, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। 7 × 8 = 56 के 6 बचा 5, 7 × 4 = 28 और 5 = 33, 336 आ रहा है।
अब इसको माइनस कर दीजिए, 10 में 6 तो 4, 5 में 3 तो 2.05, 5 8 है 40, 5 चौक 20, 4 24, 7.5 डिग्री में। ये डिग्री में निकला है क्योंकि 360 पूरा डिग्री का वैल्यू था, ठीक है। यानी प्रत्येक 7.5 डिग्री के अंतराल पर एक मतलब जो निर्माण किया गया है प्रत्येक 7.5 डिग्री में निर्माण किया गया। अब इसी को आधार मानते हुए दुनिया का कोई भी राष्ट्र, दुनिया का कोई भी देश जो है इसी को आधार मान करके 7.5 डिग्री को ही गुणन में 7.5 डिग्री के गुना में ही कोई भी राष्ट्र क्या कर सकता है, अपना मानक समय का निर्धारण कर सकता है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय, वो इसी से गुना में है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। तो निर्धारित करने का एक मतलब एक आइडिया होता है, तरीका होता है कि दोनों के बीच के क्षेत्र को बांटा जाता है। तो इसके बीच के क्षेत्र को अगर आप घटाइएगा तो लगभग में 30 डिग्री आएगा, लगभग में 29 डिग्री कुछ आता है, 29 डिग्री 18 मिनट लगभग में, ठीक है। तो लगभग में 30 डिग्री का मान के चलते हैं। तो 30 डिग्री का डिफरेंट है, तो 30 डिग्री का आधा कितना होता है, दोनों के बीच में रखना है। ये भारत है मान के चला जाए, ये भारत है हमारा, ठीक है विद्यार्थीगण। इसका थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण से आपको जो है सो रोका जा रहा है कुछ क्षण के लिए, फिर मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। धन्यवाद।